राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान में मातम पसरा हुआ है। उनकी जगह उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबिर ने ले ली है। लेकिन सबके जहन में एक ही सवाल है कि इस मौत के पीछे मौसम है या फिर मोसाद। इस मौत के पीछे अमेरिका है या फिर ईरान की घरेलू राजनीति। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज हम रणनीति में चर्चा कर रहे हैं इब्राहिम रईसी की उस मौत का, जिससे जुड़े हुए कई सवाल इस वक्त आपके जहन में तैर रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि जिस तरह से इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश किया, उससे जुड़े हुए जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, जो ग्राउंड रियलिटी सामने आ रही है, वो लोगों को चौंकाने वाली है। और इसीलिए इस वक्त हम देख रहे हैं कि ईरान की जो जांच एजेंसी है वो कई तरह के डॉट्स को जोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसके पीछे वाकई मौसम बड़ी वजह थी या फिर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, या फिर इसके पीछे वो अमेरिकी हेलीकॉप्टर एक बड़ी वजह बना जिसे लंबे समय से ईरान इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन उसकी तकनीक जो है वो समय के साथ पुरानी पड़ती जा रही है। या फिर इस साजिश को अंजाम देने के लिए अजरबैजान की ज़मीन से ही दरअसल दुश्मन देशों ने बड़े साजिश को रचा और उसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी किया। ये तमाम सवाल इसलिए भी क्योंकि ये सिंगल हेलीकॉप्टर नहीं था जिसने उड़ान भरी थी, बल्कि उसके साथ दो और हेलीकॉप्टर थे। रईसी के हेलीकॉप्टर को छोड़ दें तो बाकी दोनों ही हेलीकॉप्टर अपनी जगह पर सेफली लैंड किए। और जो हेलीकॉप्टर क्रैश किया वो रईसी का हेलीकॉप्टर था। हार्ड लैंडिंग फिर क्रैश। वैसे इलाके में जहां पर घना कोहरा था, ऐसे इलाके में जहां मौसम खराब था, ऐसे इलाके में जहां से होकर गुजरना जो है अपने आप में मौत को दावत देने लायक था। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पायलट ने क्यों दरअसल ऐसी स्थिति को देखते हुए मौत के मुंह में जाना उस वक्त स्वीकार किया। बशर्ते वो लौट सकता था, जाहिर तौर पर रूट चेंज कर सकता था, वहीं पर लैंडिंग कर सकता था, लेकिन इस तरह के खतरे को मोलना तब जबकि वहां पर कार्यक्रम के खत्म होने के बाद वापसी का समय था, शाम को तकरीबन 7 बज रहे थे, तो सिर्फ ये मौसम के हवाले मौत को कर देना जायज़ नहीं होगा, बल्कि इसके डॉट्स तो जोड़ने पड़ेंगे। जब ये क्रैश हुआ, उस क्रैश के बाद जब हेलीकॉप्टर को खोजा जा रहा था, जब सैटेलाइट फ़ोन पूरी तरह से हम देखें तो दरअसल संपर्क में नहीं था, तब भी ये सवाल उठ रहे थे कि क्रैश के बाद दरअसल सैटेलाइट फ़ोन को अप्रोच क्यों नहीं किया जा सकता, क्यों सैटेलाइट फ़ोन पूरी तरह से डेड पड़ा हुआ है। जो जीपीएस लोकेशंस हैं वहाँ पर दरअसल हेलीकॉप्टर को ट्रैक करना मुश्किल हो पा रहा है। और तब हमने देखा कि टर्की से जो ड्रोन बुलाए गए, उस ड्रोन ने उस एरिया की मैपिंग शुरू की। उन सोफिस्टिकेटेड ड्रोन ने दरअसल जब उस इलाके को देखना शुरू किया, तब जाके बर्न्स पॉइंट वहाँ पर मिले, तब जाके वहाँ पर हमने देखा कि जो दरअसल जले हुए उस इलाके के फोटोग्राफ्स थे उसको निकालने में टर्की के ड्रोन को कामयाबी मिली। और तब जाके दरअसल उस जीरो ग्राउंड को एक तरह से देखा जाए तो रेस्क्यू टीम के हवाले किया गया, जहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची और तब आगे जांच बढ़ी। फिर जाके वो बॉडी बरामद हुई, फिर जाके उसमें 9 लोग जो रईसी के साथ मरे थे उनके बॉडी को एक एक करके रिकवर किया गया। ये तमाम सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि अजरबैजान की अगर हम बात करें तो अजरबैजान वो देश है जो कि ईरान की तरह भले एशिया देश हो, लेकिन उसके तार सीधे इजराइल से जुड़ते हैं। अजरबैजान हम जानते हैं कि आर्मेनिया के साथ जंग के मैदान में रहा। ये अजरबैजान ही है जो आर्मेनिया के साथ जब जंग लड़ रहा था तो उसके मददगार के तौर पर कोई और देश नहीं बल्कि इजराइल सामने आया था। और फिर इजराइल ने हथियारों के जरिए अजरबैजान की मदद की। हम ये भी जानते हैं कि ईरान में इजराइल की खुफिया एजेंसी ने अपने पूरे नेटवर्क को डेवलप किया, तो उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अजरबैजान का ही सपोर्ट था। अजरबैजान के ही हैंडलर और ग्राउंड वर्कर्स ने ओजी जो वहाँ पर डेवलप करने में मदद की, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अजरबैजान ने ही निभाई थी। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अजरबैजान जो है वो इब्राहिम रईसी की इस हत्या के पीछे एक बड़े प्लॉट का ग्राउंड बना? ये भी जांच का विषय है और इस पर भी ईरान की एजेंसी इस वक्त जांच को कर रही है। हम जानते हैं कि अजरबैजान जो है वो अमेरिका का भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्योंकि अगर बाकू में देखें, उसके कैपिटल के एरियाज़ में देखें तो अमेरिका का एयरबेस वहाँ पर है जो ईरान को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। तो अजरबैजान जहाँ एक तरफ अमेरिका के हाथ में है, दूसरी तरफ इजराइल के हाथों में है, वो भले ही अपने पड़ोसी मुल्क ईरान के साथ संबंधों को साध रहा हो, उसके भले ही डैम के इनॉग्रेशन के लिए इब्राहिम रईसी आए हों, लेकिन उनके मौत के अगर कारणों को खोजा जा रहा है तो इसके पीछे अजरबैजान की भूमिका को भी तलाशी जा रही है। और ये तलाश कोई बेमानी नज़र नहीं आती।
अब हम आते हैं दरअसल अमेरिका की भूमिका पर, क्योंकि इस वक्त अगर देखें हम तो ईरान को अमेरिका दुनिया में अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और उसकी ठोस वजह भी है, क्योंकि अमेरिकी सैंक्शन को धत्ता देते हुए जिस तरह से ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को जारी रखा, अमेरिकी सैंक्शन को धत्ता देते हुए उसने जिस तरह से चीन के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाया, तमाम ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो उसने चीन के साथ डेवलप किए और अमेरिका को ठेंगा दिखाया। उतना ही नहीं बल्कि आप ईरान के प्रॉक्सीज को देखिए तो उन्होंने न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के भी नाक को दम कर रखा है। जिस तरह से हमास जो कि इजराइल का सबसे बड़ा प्रॉक्सी है उसने इजराइल के ऊपर हमला किया। 7 अक्टूबर की इस घटना के बाद अब तक जंग जारी है, हमास अब भी जंग में टिका हुआ है। इजराइल का दूसरा प्रॉक्सी हिजबुल्लाह जो है वो लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। वहीं यमन से देखें तो हुती जो कि ईरान के ही प्रॉक्सी हैं वो भी दरअसल तमाम जो स्वेज कनाल और रेड सी से जुड़े हुए शिप मूवमेंट्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं और खास तौर पे अमेरिका, नेटो और इजराइल के शिप को विशेष तौर पर टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि उस एरिया से आप देखिए तो इजराइल ओन्ड जो शिप है उसको अगवा करने में ईरान की बड़ी भूमिका सामने आती है और तब हम देखते हैं कि उसमें पाकिस्तानी और भारतीय लोग भी हैं जिन्हें बाद में रिहा तो ईरान कर देता है। लेकिन इस तमाम घटनाक्रम से हम देख सकते हैं कि किस तरह से ईरान न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के आंखों की भी किरकिरी बना हुआ है। अब खास भूमिका इब्राहिम रईसी की, क्योंकि इब्राहिम रईसी के कार्यकाल में हमने देखा कि जो बड़े फैसले लिए गए, चाहे वो इजराइल पर एक तरह से हमले का फैसला हो या यूं कहें कि अभी हाल में हुई घटनाक्रम में देखें तो इब्राहिम रईसी ने चीन से लेकर पाकिस्तान, श्रीलंका से लेकर भारत तक अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाए। और साफ तौर पर देखा जाए तो जिस तरह से इब्राहिम रईसी का ही वो फैसला था जिसके कारण ईरान ने इजराइल के ऊपर 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइलों के जरिए हमला किया, क्योंकि इससे पहले भी दरअसल ईरान के कमांडर मरते रहे। लेकिन इस तरह का फैसला, इस तरह से रिटेलिएट करना ईरान ने कभी भी मुनासिब नहीं समझा। लेकिन सीरिया में हुए हमले के बाद हमने देखा कि किस तरह से इब्राहिम रईसी ने फैसला लिया और ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोनों की बारिश जो है वो कर डाली इजराइल के ऊपर। ये और बात है कि इजराइल के आयरन डोम ने और अमेरिका की मदद ने उसे बचा लिया। लेकिन इब्राहिम रईसी के नेतृत्व में आगे आने वाला जो संकट है वो इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए कहीं बड़ा हो सकता था, जिसकी एक झांकी रईसी ने इजराइल के ऊपर हमले के जरिए दिखा दी थी। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिससे रईसी का होना अपने आप में अमेरिका और इजराइल के लिए भावी खतरे से कम नहीं। और इसकी संभावना को भी दरअसल खुफिया एजेंसियां तलाश रही हैं कि क्या ये वाकई एक बड़ा कॉज हो सकता है। अब जिस हेलीकॉप्टर में दरअसल रईसी मरे उसकी बात कर लेते हैं। ये हेलीकॉप्टर भी अमेरिकी था। जी हाँ, इस हेलीकॉप्टर को लेकर ये बताया जाता है कि बेल 212 हेलीकॉप्टर जो है तकरीबन अब भी 10 ईरान की वायुसेना और नेवी में इस्तेमाल होते हैं। इसको ईरान ने अपने हिसाब से भले ही डेवलप कर लिया था, लेकिन ये तकरीबन 70 और 80 के दशक के हेलीकॉप्टर हैं। इनके लिए जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है या इनका लेटेस्ट वर्जन है या इनके जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उसको लेकर जो टेक्नोलॉजी चेंज की बात है, तमाम ईरान और अमेरिका के बीच ट्रंप के कार्यकाल के दौरान बातचीत आगे बढ़ी थी। लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान का है उसे लेकर ट्रंप नाराज हुए, सैंक्शंस लगा दी और फिर जो ईरान और अमेरिका के बीच एविएशन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट का मसला था वो पूरी तरह से खटाई में पड़ गया। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर जो बेल 212 है उसका इस्तेमाल कहीं इब्राहिम रईसी के लिए तो भारी नहीं पड़ गया, जिसके कारण ये हादसा हुआ, ये घटना हुआ। क्योंकि अगर बेल 212 के हम हिस्ट्री को देखें तो ये बताया जा रहा है कि 1972 से लेकर तकरीबन 2024 तक बेल 212 हेलीकॉप्टर से जुड़ी 432 घटनाएं दुनिया भर में हुई है और 630 लोगों ने जान गंवाई है। तो उसकी भूमिका को भी दरअसल हम यहाँ पर इनकार नहीं कर सकते। अब आखिर में बात हम अंदरूनी राजनीति की करते हैं, क्योंकि अयतुल्ला खुमैनी जिनकी उम्र तकरीबन आप देखिए तो 85 साल हो गई है और ईरान में माना जा रहा था कि अयतुल्ला खुमैनी के बाद ईरान का अगर सुप्रीम लीडर कोई बन सकता है तो इब्राहिम रईसी बन सकते हैं। मात्र 65 साल की उम्र, क्लेरिक का पूरा जीवन, अपने आप में देखिए तो उनके फॉलोअर्स की लाखों करोड़ों की संख्या, बड़े फैसले लेने की एक तरह से ताकत, और उनको बूचर भी कहा जाता था इसलिए क्योंकि इराक ईरान युद्ध के बाद जो दरअसल पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनके सफाई में भी उनकी बड़ी भूमिका देखी जाती है। उसके अलावा जब वो इस्लामिक कानूनों को लागू कर रहे थे ईरान में, जिस तरह से आप पर्दा प्रथा की बात करें और जो विरोध सामने आया उसको भी कुचलने में तनिक भी देरी इब्राहिम रईसी ने नहीं लगाई थी। तो जो कट्टरपंथी हैं इस्लामिक उनके आंखों के भी उतारे थे और ऐसे में कतई उनके राह में कोई रोड़ा नहीं बनता और खुमैनी की जगह रईसी लेते। तो क्या अंदरूनी राजनीति भी दरअसल इसके आड़े आई जिससे रईसी कई लोगों की आंखों के किरकिरी वहां पर बन रहे थे और उनके सफाई का प्लॉट क्या उनसे भी जुड़ता है, राजनीतिक साजिश भी इसके पीछे हो सकती है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके हल तलाशे जा रहे हैं और जाहिर तौर पर इस
मौत के पीछे अगर कोई साजिश है, इस मौत के पीछे अगर दुश्मन देश हैं, इस मौत के पीछे अगर कोई प्लॉट है, तो उससे होने वाला खुलासा आने वाले दिनों में आपको चौंका सकता है। फिलहाल इस मसले पे इतना ही। इससे जुड़ी और जानकारियां और विश्लेषण हम आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी जयराम को दीजिए इजाज़त।